सत्र की शुरुआत में आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 अभी तक चल रहा है और हम सबको सेफ होकर के एक डिस्टेंस बना करके चलना है। और पिछले सत्र की तरह इस सत्र भी स्कूल खुलने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं, इसलिए अपन को डिजी लैब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ही अपना अध्ययन करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। कक्षा 12वीं के छात्रों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। आप सभी मुझे पहचानते होंगे सीना मैम के नाम से। तो आज अपन पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले अध्याय का अपन करते हैं। तो पहले अध्याय में है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन उपार्जन के साधन को जुटाए जाते हैं या उनकी उपलब्धता को बताया जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। ऐसी व्यवस्था को या ऐसी प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, उत्पादन करने का तरीका क्या होना चाहिए, उनका वितरण कैसे करना है, वितरण किस प्रकार करना चाहिए जिससे समस्त व्यक्तियों के पास उत्पादित होने वाली वस्तुएं जो होती हैं समान मात्रा में उनकी योग्यता के आधार पर पहुंच सके। इसके अलावा राजस्व की भी समस्या एक अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या होती है, आदि आदि। तो जिस प्रकार अर्थव्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक उसी प्रकार आर्थिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जैसे आय का अर्जन कैसे करना है, उस अर्जित आय को व्यय कैसे करना है, एक उपभोक्ता या एक राष्ट्र या एक समाज बची हुई राशि को किस प्रकार व्यय करे जिससे और ज़्यादा अर्जन हो सके, आदि। तो आर्थिक समस्या को निपटाने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने दो दृष्टिकोण को अपनाया। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जैसे व्यक्ति का जो पहला डेढ़ शब्द है वो व्या से बन रहा है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि का भी जो पहला डेढ़ शब्द है व्या से ही बन रहा है। तो जिस प्रकार व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति अकेला होता है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि भी अकेला होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपनी समस्याओं का निपटारा अधिकांशतः स्वयं करता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की समस्याओं का निपटारा करता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का या अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक इकाई हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, व्यक्ति की आय हो गई, उनका व्यय हो गया, आदि। अब परिभाषा की ओर चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अपन एक सामान्य परिभाषा के अंतर्गत कह देते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का वह दृष्टिकोण है या वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं या अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन करते हैं। जैसा अभी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे एक फर्म हो गया, एक व्यक्ति हो गया, विशिष्ट इकाइयाँ हो गई, आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र चूँकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करता है, और जब वह विशिष्ट और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है तो जिस वस्तु का वह निर्माण कर रहा है उस वस्तु की बिक्री के लिए एक कीमत का होना आवश्यक है। कीमत के निर्धारण के बाद ही उस वस्तु को बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करता है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अपना एक क्वेश्चन निकलता है कि कीमत सिद्धांत किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि कीमत सिद्धांत का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है और कीमत सिद्धांत उस सिद्धांत को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अब चलते हैं, इसी में से दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं कि
योग के टुकड़ों का अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि योग के टुकड़ों का अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का, छोटे छोटे समूहों का अध्ययन विशिष्ट या व्यक्तिगत रूप से करता है। अब आइए अपन देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, जैसा कि अपन ने परिभाषा में पढ़ा है, विशिष्ट, व्यक्तिगत, छोटे भाग, कीमत सिद्धांत आदि। तो पहला इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर या इन्हीं परिभाषाओं को माध्यम मान करके इनकी विशेषताओं को अपन समझते हैं। तो पहला होता है छोटे भागों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे भाग रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा, विशिष्ट इकाइयाँ। विशिष्ट इकाइयाँ जैसे एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, जब इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है तो ये विशिष्ट इकाइयाँ कहलाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगली विशेषता है यह कीमत सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात ये वस्तुओं के उत्पादन के बाद इनके कीमत के निर्धारण का कार्य करती है। तीसरा हो गया कीमत सिद्धांत। चौथा चलते हैं अपन पूर्ण रोजगार की मान्यता। ये हमेशा व्यक्ति के व्यवस्था के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान करके चलता है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो वस्तु हो, अर्थात वस्तु का संबंध किससे? साधन से। साधन कितने प्रकार के होते हैं? 5, जिन साधनों को जोड़ करके किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है साहस और पांचवा है संगठन। जब ये 5 साधन इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हीं के इकट्ठे होने के बाद, अर्थात इनका जब अपन प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग के बाद किसी एक वस्तु का निर्माण होता है या निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं अपन कि पूर्ण रोजगार की मान्यता हम पढ़ा रहे थे। तो जिस प्रकार व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है, अर्थात वो अपने काम पे लगता है, ठीक उसी प्रकार, और काम पे लगने के बाद उसे पारितोषिक प्राप्त होता है आय के रूप में या वेतन के रूप में, ठीक उसी प्रकार ये जो 5 साधन होते हैं उन्हें भी रोजगार प्रदान होता है। जैसे भूमि को उसके रोजगार के बदले में पारितोषण जिसे कहा जाता है क्या प्राप्त होता है? लगान प्राप्त होती है। श्रम को अर्थात श्रमिक को क्या प्राप्त होता है? मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है। साहस को लाभ या हानि प्राप्त होता है। तथा संगठन जिसका दूसरा नाम है प्रबंधक, इसे वेतन प्राप्त होता है। तो ये था अपन पूर्ण रोजगार की मान्यता। अर्थात पूर्ण रोजगार की मान्यता ये हुई कि चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो वस्तु हो, वो उसे पूरी तरह से रोजगार प्रदान होता है। ऐसी मान्यता को लेकर के व्यष्टि अर्थशास्त्र चलता है। अब अपन चलते हैं दूसरा प्रकार हमने बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, अर्थात इसके जो 2 लेटर हैं किससे बने हैं? सम का मतलब होता है योग यानी जोड़ कर देना। तो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों को जब अपन जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जब उसका रूप बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अर्थात वो भाग बड़ा हो जाता है, तो उस बड़े भाग का अध्ययन जिसके जरिए किया जाता है उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब परिभाषा क्या बनती है अपन कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे कि जब अर्थव्यवस्था के बड़े भागों का अध्ययन जिन दृष्टिकोणों के द्वारा किया जाता है या जिस अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जैसे राष्ट्र की आय समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, पूरे देश की का जो रोजगार है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये समष्टि अर्थशास्त्र है। अब अपन चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं हैं वो व्यष्टि की ठीक उल्टी हैं। जैसे विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन ये नहीं करता है, ये संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करता है। तो इसकी पहली विशेषता होती है बड़े भागों का अध्ययन या संपूर्ण भागों का अध्ययन। इसकी पहली विशेषता संपूर्ण भागों का अध्ययन करना है या बड़े भागों का अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत अपन को विवरण में लिखना है
कि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा अर्थव्यवस्था के समस्त या संपूर्ण भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसे देश की पूरी आय हो गई, देश का पूरा रोजगार हो गया या उसका व्यय हो गया, इसका अध्ययन कौन करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। अगला अपन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की अगली विशेषता क्या होती है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, वही विवरण फिर से आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक राष्ट्र की आय का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, पूर्ण रोजगार की मान्यता को ना मानना, ये इसकी विशेषता भी कहलाती है और ये इसकी आलोचना भी कहलाती है, या इसकी सीमा, इसका दोष भी कहलाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की मान्यता को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसके भाग बहुत बड़े होते हैं। पूरी तरह से ना व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और ना ही जो ये 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इन्हें रोजगार प्रदान किया जा सकता है। अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति या साधन बेरोजगार रहते हैं, अर्थात काम पर लगे नहीं रहते हैं। अब चलते हैं अपन समष्टि अर्थशास्त्र के उसमें दोष में चलते हैं। तो दोष का मतलब अपन विशेषता को ही क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे पहली सीमा या पहला दोष क्या कहलाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की भी आलोचना है और समष्टि अर्थशास्त्र की भी आलोचना है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यताओं पर क्यों आधारित है कि कभी ना कभी व्यक्ति पूरी तरह से या कभी ना कभी उत्पादन के जो साधन है, 5 साधन है, पूरी तरह से रोजगार प्रदान होंगे ही। इसलिए ये अवास्तविक जो मान्यताएं मानी गई हैं वो गलत है। अगली सीमा या अगला दोष या अगली आलोचना क्या माना जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। तो ये इसकी विशेषता भी है और ये इसकी आलोचना भी है। क्यों? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा या इसका दोष या इसकी अगली आलोचना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र की आय की विवेचना करता है या अध्ययन करता है। विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करने में ये असफल है, अर्थात इस विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन ये नहीं कर सकता है। ये तो एक छोटा सा परिचय था पहले अध्याय का। इसके अंतर्गत अभी महत्व भी है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं वो अंतर भी है। तो चलिए थोड़ा सा अंतर बताते हैं कि व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। तो हमने पढ़ा व्यष्टि की परिभाषा और समष्टि की परिभाषा, उनकी विशेषता और इसकी विशेषता। तो उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम दोनों में अंतर लाते हैं एक सामान्य भाषा पे। तो पहला अंतर ये हो जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है कीमत का सिद्धांत है और व्यष्टि अर्थशास्त्र आय का सिद्धांत है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है। अगली विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र जो है योगों के टुकड़ों की व्यवस्था है या टुकड़ों का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र टुकड़ों के योगों की व्यवस्था है या उनका अध्ययन है। क्यों है? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट फर्म, एक इकाई या एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ये योग के टुकड़े हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं टुकड़ों को जब योग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से जब इनका अध्ययन किया जाता है, तब इनको कहा जाता है कि ये टुकड़ों के योग हैं। तो इस तरह से बहुत थोड़े बिंदुओं के आधार पर मैंने आपको पाठ 1 व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझाई हूँ। और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं या गूगल मीट से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो हम बना करके आपको दे रहे हैं। और आप अभी फ़िलहाल के लिए इसी से अध्ययन करिए। कुछ दिनों में जब हमारा उससे जुड़ जाएंगे गूगल से, तब मैं आपको गूगल मीट से ही पढ़ाऊँगी। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत अपन ने आज अध्ययन किया है, मैं उसके नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।